DTV में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। गो के हमारे इलेक्शन में अब 27 दिन रहते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा बड़ा बहरान और एक गैर यकीनी की सूरत हाल, बल्कि यूँ कहूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, एक धुंध सी उस पर छाई हुई है। अभी हम बड़ी ख़बरों के दरमियान थे ही कि एक और बड़ी ख़बर थोड़ी देर पहले आई है कि सीनियर मोस्ट यानी कादी साहब के बाद दूसरे जिनको चीफ जस्टिस बनना था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी मुस्ताफ़ी हो गए। उनकी जगह फ़ौरन ही जस्टिस मंसूर अली शाह आ चुके हैं। इससे कबल जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने भी मुस्ताफ़ी हुए थे और उन्होंने जो एक चार्जशीट उनको पेश की गई और उन्होंने जवाबी पेश की, उससे लगा कि जुडिशरी में भी सियासी ज़बान में गुफ्तगू हो रही है। दूसरी बड़ी ख़बर तहरीक इंसाफ के निशान बल्ले की है कि अभी तक जब पेशावर फ़ैसला नहीं हो सका, पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया बल्ला, तो अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया इलेक्शन कमीशन, इसका फ़ैसला कल होगा। फिर दूसरे एक बड़ी ख़बर जिसको मैं पहले करना चाह रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाद अज़ मर्ग मौत की सज़ा क्यों दी गई। सवाल उठेगा कि इससे पहले जो पहले फ़ौजी डिक्टेटर जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ भी ये सज़ा होनी चाहिए थी, दूसरे फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक़ जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, उन पर भी सज़ा होनी चाहिए थे, तीसरे डिक्टेटर उससे पहले या जनरल याह्या ख़ान, उनको भी बड़ा एजाज़ के साथ दफनाया गया जो सुकून ढाका के ज़िम्मेदार थे। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो बड़ी ख़बर है इस पर, और मेरे साथ पाकिस्तानी अदलिया का एक बहुत बड़ा नाम, बड़े सीनियर सीजन माहिर कानून तो हैं ही, चेयरमैन सेनेट भी रहे, वज़ीर कानून भी रहे, बड़ा उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, मोहतरम वसीम सज्जाद साहब ने। मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं। तो एक बार फिर मोहतरम वसीम सज्जाद साहब, आपका शुक्रिया। बात तो करना चाह रहा था मैं परवेज़ मुशर्रफ वगैरह पर के सिर्फ उनको ही सज़ाए मौत की चाहे भले अलामती सज़ा क्यों ना दी गई हो, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है आपकी जुडिशरी की, और ये जस्टिस साकिब निसार के वक्त से चल रही है, उससे पहले भी वैसे, लेकिन रिसेंटली कि जस्टिस साकिब निसार के बेशतर फ़ैसले वो मुतनाज़ा बनाए गए, उस वक्त भी जुडिशरी तकसीम हुई। अब कादी फ़ायद ईसा बड़े ज़हीन लॉयर थे, फिर जज हुए, उनके सामने भी आप देख रहे हैं कि जुडिशरी तकसीम है और एक लिहाज से सियासी बुनियादों पर तकसीम होती नज़र आ रही है। क्या ऐसा ही है मोहतरम वसीम सज्जाद साहब? जी, तकसीम तो नज़र आ रही है जी, और काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगता है कि कोई ग्रुप बंदी है और कुछ जजेज़ एक तरफ हैं, कुछ जजेज़ दूसरी तरफ हैं, और ये काफ़ी अरसे से देखने में आ रहा था। और हमारी तो ख्वाहिश थी कि चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के आने के बाद ये जो तकसीम है ये ख़त्म हो जाएगी, वो कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाएगी, सबको साथ लेके चलेंगे। और उन्होंने जो कानून था कि जिसके तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात बेंच बनाने के, वो एक कमेटी को दे दिए थे, वो भी कर दिया, जिससे ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टेंशन्स हैं वो शायद कम हो गई। लेकिन लगता है कि वो जो तनाव है वो जारी है। पहले तो इस्तीफ़ा आ गया जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब का, उसकी तो कुछ बैकग्राउंड है कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस में उनको शो कॉज दिया गया, उन्होंने जवाब दिया और शायद उनको ख्याल था कि मेरे जवाब पे या मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं हो रही है, बेहतर है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, इस तरह उनकी पेंशन और बाकी मराहत जो हैं वो भी मिलती रहेंगी। तो उसकी तो कुछ पस मंज़र है जिसकी वजह समझ आती है। लेकिन ये एजाजुल हसन साहब का जो आज इस्तीफ़ा आया है, इसकी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। वो बड़े एक सीनियर तरीन जज हैं, इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं, बड़ी अच्छी उनकी शोहरत है और तजर्बा है, 7 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो अभी तक कोई बात समझ नहीं आई। एक तो नज़र आ रहा है कि थोड़ी बहुत इख्तलाफ था जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पे, उन्होंने वो ख़त भी लिखा जो पब्लिक में आया कि जी कार्रवाई बड़ी जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं लगता मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इस्तीफ़े के लिए। हो सकता है इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं
वो वक्त के साथ सामने आएंगी। लेकिन एक अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में इस किस्म की चीज़ें शुरू हो गई हैं और जजेस ने इस्तीफ़ा देना शुरू किया है। ज़ाहिरी बात है कि कोई इख्तिलाफ हैं, कोई वजूहात हैं जिसकी बिना पे इस्तीफ़ा जा रहा है, लेकिन इससे जुडिशरी की जो एक साख होती है वो मुतासर हो रही है। और इस तरह सीनियर जजेस ने अगर इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान की अदलिया के लिए। वसीम सज्जाद साहब, यानी अगर मैं बहुत दूर जाऊं तो जाना पड़ेगा कि ये उस वक्त तो साफ नज़र आ रहा था, आपको याद होगा कि जब सज्जाद अली शाह साहब का के ख़िलाफ़ एक बगावत हुई, पैरेलल कोर्ट्स बनी और उस वक्त तो खैर हमला हुआ। उस वक्त तो बराह रास्त लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के हामी जज रफ़ीक तारड़ फिर ओपन हो गए थे सब लोग, सदर भी बाद में बने। तो वो तो एक और सज्जाद अली शाह साहब भी एक बहुत ज़्यादा, आपको इल्म है कि इसके बावजूद के वो फैसला आ चुका था सीनियरिटी का, फिर भी चीफ जस्टिस रहे। 9 और 4 पता नहीं किस तरह तकसीम हुई थी और फिर किस तरह मुस्तफ़ी हुए, हमला हुआ। तो उस वक्त एक सियासी बुनियाद नज़र आ रही थी और बाद में आया भी। गौहर अयूब साहब ने किताब में लिखा है कि इवन हमारे मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो सज्जाद अली शाह को। तो ये वाली तकसीम में बराह रास्त सियासत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जस्टिस साकिब निसार ने जो फैसला दिया मियाँ साहब के बारे में, लगता है उससे ये आगाज़ हुआ है। ये जो सज्जाद अली शाह साहब का आपने ज़िक्र किया, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। अब मियाँ साहब को उन्होंने एक नोटिस दिया था कंटेम्प्ट का और लगता था कि वो मियाँ साहब को कन्विक्ट करना चाह रहे हैं। तो सज्जाद अली शाह साहब की जो कमज़ोरी थी वो ये थी कि उनको सीनियरिटी के बरक्स चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनके ख़िलाफ़ एक फीलिंग थी कि ये नाजायज़ तौर पे चीफ जस्टिस बने हैं, दुरुस्त नहीं बने हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ एक वाक़या था उससे पहले जबकि एक सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। वो था जब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद रिटायर हुए थे, तो उनकी जगह जो सीनियर जज थे वो थे अबू साले मोहम्मद अकरम, जिनका तल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था। लेकिन बजाय इसके कि उनको चीफ जस्टिस बनाएं, जस्टिस मुनीर जो कि हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया और जवाज़ ये दिया गया कि ये पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं। बहरहाल ये सीनियरिटी के असूल से हटके था। वो बहुत नेक आदमी थे अकरम साहब, उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो वो बन गए। तो उसके बाद कभी ऐसा वाक़या नहीं आया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कि किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। फिर ये चीज़ दोबारा आई सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में, तो जजेस के अंदर एक काफ़ी एक था रिजेंटमेंट थी कि जी ये गलत हो रहा है। तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हुक्मनामा जारी कर दिया, उनको सस्पेंड भी कर दिया और फिर एक वो अदालती कार्रवाई के ज़रिए उनको वहाँ से हटाया भी गया। तो वो एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की, इस किस्म के वाक़यात होते हैं। देखिए जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ भी तो हुआ ना, सामने उसमें तो जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ तो बाकायदा खड़े हो गए थे ना आपके सीनियर तरीन जज। ये तो हाल की बात है ना वसीम सज्जाद साहब। जी जी, ये सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में जब वो चीफ जस्टिस नहीं, मैं ये कह पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई ना हमारे जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ। अगर आपको तो पूरा जी ये हाल ही की बात है। और अब कहा गया किस तरीके से कि अभी भी कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ को जो नाअहल करार दिया गया था तासुब की बुनियाद पर, फिर स्कैंडल उनके बने गए, उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक तो नहीं हुआ वसीम सज्जाद साहब। जी सही बात आप कह रहे हैं जी। ये साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और उसकी जो PMLN की और कुछ सियासी लोगों का ये नुक्ता नज़र था कि इस फैसले की बुनियाद सियासत है और वो किसी न किसी वजह से मियाँ साहब को सियासत से हटाना चाहते थे और उनका ख्याल है कि मियाँ साकिब निसार ने उसमें मदद की और उसकी उनके वजह से ये सारा काम हुआ।
तो बहरहाल ये एक सियासत का हिस्सा है। फिर जब मियाँ साहब दोबारा आए तो उन्होंने जुडिशरी पे भी तनकीद की, और ये बात बार बार अब सामने आ रही है कि जुडिशरी के कोई जज ने उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया और कहा जा रहा है कि गलत फ़ैसला दिया। और फिर ये चीज़ें जो हैं इसमें सियासत तो आई जाती है। जब भी किसी सियासी लीडर को या सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ को कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ उसके हक में पब्लिक में एक तकसीम आ जाती है। मुतरफ वसीम साहब, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन में 1 महीना रह गया है, कादी फायद ईसा साहब भी सितंबर तक रहेंगे। एक लफ्ज़ आपके यहाँ आया था जुडिशल एक्टिविज़म, तो कादी फायद ईसा साहब ने मसलन ये कि लाइव पूरी कवरेज दिखाना। अब जब लाइव दिखाई जाएगी तो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि जो पुरजोश लोग होते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे स्क्रीन पर अपने को देखेंगे और या देखना चाहेंगे, वो खूब बयानात देते हैं। अब मुकालमा आपने खोसा साहब और चीफ जस्टिस का देखा होगा, तो इसको एक तो जुडिशल एक्टिविज़म, फिर उनके जो रिमार्क्स होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं। हत्ता कि कुछ लोगों ने तो को भी अच्छा नहीं माना था कि वो पार्लियामेंट में चले गए थे, जो रिवायत नहीं थी। इसको भी अच्छा नहीं समझा गया था कि उन्होंने अपनी बेगम को खड़ा कर दिया था सदर के सामने। तो सॉरी टू से जो उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने आके जो पैदरबे इक़दामात किए उसका भी एक सबब है ये जो सॉरी टू से बगावत तो नहीं कहूँगा, या जो अख्तलाफ आ रहा है सामने जजों का। जी, जहाँ तक जुडिशल एक्टिविज़म का ताल्लुक है वो सबसे उरूज पे थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। जी। उसके बाद कुछ वो दबी, और बाद में दोबारा साकिब निसार साहब के ज़माने में ये जिसको हम जुडिशल एक्टिविज़म कहते हैं वो फिर ज़ोर पकड़ गई। तो ये चीफ जस्टिस की शख्सियत पे इन्हिसार है कि वो जुडिशरी को किस हद तक सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, ये ऐसी इश्यूज़ में करते हैं जिसको आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। बहरहाल काजी फायद ईसा के बारे में ये है कि वो उस तरह जुडिशल एक्टिविज़म नहीं कर रहे, लेकिन जो केसेस हैं वो सामने ला रहे हैं। इनकी एक सियासी पोजीशन भी है इन केसेस की, इसके नताइज भी होंगे। तो वो बड़े इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं वो उनको अब सुन रहे हैं और फैसले कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि वो जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन थी उस केस को उन्होंने सुना। अब भुट्टो साहब के जो सज़ा थी उसके बारे में रेफरेंस सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने ला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो जुडिशल एक्टिविज़म है, वो सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो रूटीन में कर रहे हैं। लेकिन केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जो मुतनाज़ा भी होंगे, जिसमें बहस भी होगी, जिसमें तकसीम भी होगी, और इसमें सियासत भी उलझेगी। सियासत ज़रूर सामने आएगी जब इस किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट टेक अप करेगा। तो बहरहाल अब आइंदा देखते हैं कि ऐसे मामला चलते हैं, लेकिन ये है कि ये जो तकसीम हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बड़ी अफसोसनाक है, और कोशिश करनी चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। नहीं, वजह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक ऐसा इदारा समझा जाता था कि जहाँ पहले तो ये एक आया ना कि चीफ जस्टिस से आपने ये राइट छीन लिया गया, वो जो लॉ एक बना कि बेंच कौन बनाएगा। यानी पार्लियामेंट्स ने अपने जो पार्लिमानी कमेटी ने ये अपने हाथ में ले लिया कि 3 रुकनी बेंच बने और 5 रुकनी बेंच बने या फुल कोर्ट बने। मुझे ये नहीं मालूम, तो आपका तो माशाल्लाह दहाइयों का तजर्बा है। ये भी एक बहुत बड़ा सबब बना के जो जुडिशरी में नई तकसीम का कि ये फैसला कौन करेगा। बेंचों की तश्कील आमतौर पर समझा जाता कि चीफ जस्टिस करते थे, अब कहा गया और इस पर हुआ कि नहीं 3 का नहीं 5 होना चाहिए, 5 का नहीं 7 होना चाहिए। कादी फायद ईसा साहब ने तो इसलिए बड़ा स्टैंड लिया। जी, इससे पहले ये जो कानून आया जिसका आपने जिक्र किया, इससे पहले हमारे जो पॉलिटिकल एंड प्रोसीजर जो था, सॉरी टू से कुछ इस तरह का। जी हाँ, ये जो अभी कानून है इससे पहले हमारे जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ये कहते हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का एक हक है, इनका प्रीरोगेटिव है। वो बेंच बनाते हैं, चाहे वो
किसको कौन सा केस असाइन करते हैं, 3 रुकनी जज बनाते हैं या बड़ा बेंच बनाते हैं, ये उनका इख्तियार है। लेकिन उसके बाद ये कानून आ गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, और बंदियाल साहब के ज़माने में उसको सस्पेंड करके तो उस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ था। तो फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़माने में अब ये उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है, अब उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो भी बेंचेस बनेंगे, चाहे वो 3 का हो या 5 का हो या 7 का हो, 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस साहब है और 2 सीनियर जज साहबान। पहले 2 सीनियर जज साहबान थे, जस्टिस तारिक साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। अब चूँकि एजाजुल हसन साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो अब उस 3 रुकनी कमेटी में आ जाएंगे जनाब मंसूर अली शाह साहब। तो ये कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि किसका बेंच, कितने जजेस का बेंच बनना है, बेंच का सरबराह कौन होगा, कौन से केसेस इन बेंचेस में जाएंगे। तो ये जो इख्तियारात थे चीफ जस्टिस के, अब कमेटी इख्तियार संभाल करेगी। इससे कुछ बेहतरी भी हो सकती है, क्योंकि जजेस को एक एहसास होगा कि हम भी इस सारे अहम काम में हमारी भी शराकतदारी है। पहले एक 1 मैन शो होता था, तो बहरहाल इससे तो कशीदगी कम होनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि वो कम नहीं हुई, और वो जो तकसीम में बदसूर जारी है। हमारे साथ मोहतरम वसीम सज्जाद साहब थे, बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैंने कहा ना, बड़े पाए के वकील, सेनेट, वज़ीर कानून, और उनका जो आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही दो टोक अल्फाज में जुडिशरी की तकसीम को एक अफसोसनाक करार देते हुए बहुत सारे सवालात के जवाब दिए, जिनसे कुछ नए सवाल उठते हैं। जुडिशरी के हवाले से एक और बड़ा फैसला आया, और वो बाद मर्ग साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखना था। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बड़ी इस लिहाज से ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट जहां उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ का जो भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ, कहते हैं ज़िया-उल हक़ के दौर में, उस केस को खोला है। लेकिन आज जो केस खोला, यानी जो जिसकी आज जो रिपोर्टिंग हुई है, उसमें साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट ने बाद अज़ मर्ग सराए मौत करार दी गई है उन्हें, और उनसे वो एजाज़ात भी ले लिए गए हैं, और मुल्ज़िम के बजाय उन्हें कौमी मुजरिम ठहराया है जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर उसके साथ बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया को देना पड़ेंगे कि अक्टूबर 58 में जो पहला मार्शल लगाया जनरल अयूब खान ने, उनको भी आर्टिकल 6 उन पे लगना था, उनको भी सज़ाए मौत की सज़ाएँ देनी चाहिए थी। फिर सुकूत ढाका के ज़िम्मेदार और 2 लाख पाकिस्तान करने वाले, मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं जाऊँगा कि ऐवान सदर में क्या करते रहे, गद्दारी की सज़ा उन्हें क्यों नहीं दी गई। फिर जनाब मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी देने वाले और सहाफ़ियों को जी कोड़े तक मारे गए उस दौर में जनरल ज़िया-उल हक़, उनके सियासी वारिस भी मौजूद हैं और बड़े बरसों तक वो मनाते रहे। और सवाल आएगा कि अयूब खान, याह्या खान, ज़िया-उल हक़ जैसे फ़ौजी डिक्टेटर्स को एजाज़ात से रात क्यों दफनाया गया, बाकायदा सलामी दी गई। और फिर ये भी सवाल आएगा कि अयूब खान, याह्या खान, ज़िया-उल हक़ के डिक्टेटरशिप पर मोहर लगाने वाले उस वक्त के चीफ जस्टिस, चाहे जस्टिस मुनीर हों, जस्टिस अनवारुल हक़, उनकी कब्रों का भी ट्रायल होना चाहिए। मेरे साथ बहुत ही सीजनड दिफाई तजिया निगार भी, कई किताबों के मुसन्निफ मोहतरम अकरम सहगल साहब मौजूद। अकरम सहगल साहब, ये जो जुडिशल एक्टिविज़म कहें या कहें ख़ास तौर पर जिंदा हों या पावर में हों तो मुकदमा चले तो ठीक है, अब तो बेचारों के बहुतों के लवायकीन भी नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं, जो मैंने इस फैसले के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं? बरवली साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो वाक़या हुआ है, पहले इसलिए कि जनरल मुशर्रफ जो है वो फौत हो गए पहले, और फौत होने के बाद आपने उनके ऊपर सज़ाए मौत कर दी, ठीक है। और आपने पहले बड़ा क्लियरली बताया कि और भी लोग थे ऐसे
जो जनरल अयूब भी आए थे, लेकिन जनरल अयूब ने, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मार्शल लॉ जनरल अयूब ने नहीं डिक्लेयर किया था। सिकंदर मिर्जा, सॉरी उसको मैं कहना चाहता हूं, लेकिन पीछे आपको भी इल्म है कि वो तो 1951 से अयूब खान, कुछ लोग कहते हैं कि तैयारी कर रहे थे जनरल ग्रेसी की सरपरस्ती में। आप तो खैर माशाल्लाह अथॉरिटी हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, फिर भी ज़रा ऐसे, बहरहाल आपका कहना दुरुस्त है। वो अपनी जगह है, मैं उसको चैलेंज भी नहीं करता, मैं उसको रिफ्यूट भी नहीं करता, लेकिन एक फैक्ट करेक्ट कर देता, ठीक है ना जी। और उसके बाद अगर आप जाएं तो आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ले लें, आप चीफ जस्टिस को ले लें, आप रेकोडेक का केस ही देख लें, अभी तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान को अच्छा खासा ठीक ठाक पैसे देने चले। पाकिस्तान स्टील मिल का केस ले लें तो डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी तो जिंदा है, उनके ऊपर भी आप कोई ट्रीजन का केस कर दें, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पहले तो मुनासिब नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कटहरे में खड़ा हो, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता। ये मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक वो इदारा है जो इस मुल्क को एक साथ रखती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छा हो बुरा हो, ये मैं उसको रिफ्यूट नहीं करता, अच्छे भी आए हैं और बुरे भी आए हैं और एम्बिशियस भी आए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उस इदारे के सरबराह हैं जो आपको मुल्क को इंटैक्ट रखता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है जी। आप आज जाएं, अगर आप फौज एक्शन ना करे काउंटर टेररिज्म की या काउंटर इंसर्जेंसी की, तो अफरा तफरी मच जाएगी। यहाँ पर लिबिया की हालत हो जाएगी, यहाँ पर सूडान की हालत हो जाएगी, यहाँ सोमालिया की हालत हो जाएगी, यहाँ पर यमन की हालत हो जाएगी, और मैं इराक और सीरिया और वगैरह वगैरह मैं आपसे बहुत चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स वेरी वेल, थ्योरेटिकली आप बड़ी बातें करें, ठीक है ना। वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जी, द आर्मी, the Pakistan is because the army is, and the army is because the chief army staff has complete authority of the army, whoever he is. I may or may not agree with him, but I will not challenge the chief of, and after the fact, और कौन सी हिपोक्रेसी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। आज जो हो रहा है मुल्क के अंदर, ठीक है ना, ये बात ठीक है, चीफ आर्मी अपना तरह से उनकी थिंकिंग है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, उनने इकोनॉमी में कुछ फैसले किए हैं और लिए, और उसकी वजह से कुछ बेहतरी भी हुई है, बिकॉज आप ले नहीं अकरम सहगल साहब, एक और बात भी तो है ना कि अगर आप ऐसी, आमतौर पे कहा जाता है, जैसे हम मीडिया वाले हैं, पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना कि हम दूसरे गिरबानों में हाथ डालें। जुडिशरी ने इब्तदा तो आपको फिर अपने से करना चाहिए ना, आगाज़ जस्टिस मुनीर से करना चाहिए था। उस वक्त तो फौज नहीं थी। जो जमहूरियत का कहते हैं या आइन का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो जस्टिस मुनीर से शुरू हुआ, फिर जस्टिस मुनीर ने अयूब खान को भी किया, फिर जस्टिस अनवारुल हक ने नज़रिए ज़रूरत को भी करार दिया, फिर चौधरी कोर्टों ने जो बर्पा किया। आप एक रिकॉर्डिंग की मिसाल दे रहे हैं, स्टील मिल की बेशुमार मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर मैंने कही कि अपने तरफ से क्यों शुरू करते हैं? उनकी तस्वीरें तो बाकायदा पुष्ट उनके लगी हुई है ना पीछे, कादी फायद ईसा साहब जो जज बैठते हैं उनके पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं बाकायदा तमाम साबिका जजेस हजरात की। तो घर से आगाज़ क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप यही देख लें कि जनरल मुशर्रफ की मार्शल लॉ तो नहीं थी, जिस तरह क्वासी मार्शल लॉ उसको कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वैलिडेट की थी। उनकी जो रूल है उनने सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट की थी। एक और बड़े, एक मैं बोलता हूँ बड़े काबिल, बड़े एक रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस थे सलीम की, उन्होंने इसको वैलिडेट की थी। तो आप क्या आई मीन एक जो अभी जो शुरू हुआ है, ये तो आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दी है। आपने पेंडोरास बॉक्स इसलिए खोला है कि बिकॉज देखें फिर बात ये होगा, एक रिटेलिएटरी मेजर शुरू हो जाएंगे, रिटेलिएटरी मेजर शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि हो सकता है जो चीफ आर्मी स्टाफ वो गलतियाँ भी कर सकता है, वो अच्छाई भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि उस इदारे का हेड है जिस इस मुल्क को इंटैक्ट रखती है, आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? और दूसरी बात छोड़ें आप इस बात को, आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन की और ये वो एक्सेट्रा। तो जो अभी आप यही देख लें कि जो लोग अभी हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी को
सपोर्ट नहीं करता, और मैं ना हूँ ना हूँगा कभी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि वो फ्रीडम नहीं, ठीक है, एक थिंकिंग है लोगों में, उस थिंकिंग के मुताबिक वो जा रहे हैं, लेकिन किसी को कहना कोर्ट के अंदर कि बाहर क्यों आपने एक बंदे के ब्लाइंडर्स रखे हुए हैं आपने कोर्ट के अंदर, राइट? आई मीन ये सिंबल की बात ले लें, ये जो सिंबल की बात है छोड़ें, किसी कौन से इदारे की सिंबल हटाई गई है, थिंग एक्सेट्रा। और देखिए मैं आपसे ही बोलता हूँ कि आपको एक्सेप्ट फेट कंपनी एक्सेप्ट करके आपको करना पड़ेगा, और अच्छा नहीं लगता कि आप सिंबॉलिकली एक आदमी आप जो कुछ भी करें। मुशर्रफ नहीं, फिर सहगल साहब एक और बात भी तो है ना कि जब मुशर्रफ ने को तो 3 माह के करारे थे, उनको 3 साल दिए गए, पार्लियामेंट वजूद में आई, उसने उन्हें सदर बनाया, उनकी काबीना में लोग रहे, तो फिर आर्टिकल 6 उन सब पे चलना चाहिए ना, आपके दो जावेद जब्बार पे भी चलना चाहिए, नाम लेते चले जाऊंगा, और बाकी लोगों को भी लेके आ जाइए, तो फिर तो ये होगा ना। फिर बिल्कुल मैं बोलता हूँ जी कि देखिए मैं तो बोलता हूँ कि जिसने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनीज अटेंड की उन सबको आना चाहिए। तो अगर आप इतनी ऑपोजिशन थी तो आपने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्यों चले गए? ठीक है, आपने उनसे ओथ क्यों ले लिया? ठीक है ना, देखें खाली जो ओथ को वायलेट करता है उसकी तो खाली जिम्मेदारी नहीं है, जिसने ओथ दिलवाया उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है थोड़ी। क्या वल तो एक ओथ आप रिफ्यूज कर देते, आप बोलते नहीं सॉरी मैं नहीं ओथ दिलवाता। मैं आपको साफ बताता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बात बताता हूँ, मैं नहीं बोलता पाकिस्तान आर्मी की कोई पॉलिटिकल रोल है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने इंटैक्ट रहना है, पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी रोल है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको वो रोल की किसी ना किसी फॉर्म में उनको करना चाहिए। मैं उन लोगों सहगल साहब, बड़ा हसास मौजू है, और मसला ये है कि वो एक फ़र्ज नहीं होता, जब आर्मी चीफ होता है तो एक इदारे का सरबराह होता है, और उसके साथ जो जुडिशरी ने किया, तो फिर बहरहाल ये सवाल होगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला अकरम सहगल साहब, शुक्रिया। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि बहरहाल आगाज़ उन लोगों से होना चाहिए, उन जजों से होना चाहिए जिन्होंने इन फौजी डिक्टेटरों को 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 6 साल, 8 साल दिए। आखिर में आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे एक बहुत अहम मसले पर कि इमरान खान साहब का बानी तहरीक का निशान, इंतखाबी निशान बल्ला, लगता है गले की हड्डी बन गया है मुहावरे की ज़बान में, बाज़ारी ज़बान में। पेशावर हाई कोर्ट मंजूर करता है, इलेक्शन कमीशन वापस लेता है, फिर मुअत्तल करता है, अब सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है इलेक्शन में, जबकि 27 दिन रहते हैं और कल गालिबन इंतखाबी निशान भी दे जाने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बल्ला इलेक्शन कमीशन और अदलिया के दरमियान, अब क्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बाजारी सा लफ्ज़ बन जाएगा, लेकिन किसी गले की हड्डी ज़रूर कह सकते हैं कि बन गया है, कि ना निगला जा रहा ना उगला जा रहा। हमारे साथ अहमद उवैस साहब में बड़े सीनियर सीजन कानूनदा जी। उवैस साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर उसको काला अदम दिया, फिर अपील में गए, आज गालिबन उम्मीदवारों का ऐलान भी होना है, 27 दिन रह गए। तो ये तमाम जो कुछ हो रहा है उससे क्या लिया जाए? कोई इतनी आसान बात तो नहीं है ना, कुछ ना इसके पीछे कुछ ऐसे हैं ना बात जो आप शायद मुझसे बेहतर समझते हों अहमद उवैस साहब। नहीं, एक तो उन्होंने तो उसके सुप्रीम कोर्ट में आ गए ना, पिटीशन दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने। हेलो जी उवैस साहब जी, एक तो मैंने कहा एक सूरत तो ये है ना कि उन्होंने पिटीशन दायर कर दी, उसकी सुबह हियरिंग लगी हुई है, और दूसरी बात जो है वो एक बड़ी अचंबा बात हुई है, वो है जो जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा है। उस पर मैंने अभी मोहतरम वसीम सज्जाद साहब से काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की है, और वो बहुत ही उन्हें सरप्राइज़ भी हुआ। लेकिन मैं आपको से भी पूछा जाता कि फिर तहरीक इंसाफ जो है उम्मीदवारों के ऐलान करेगी कैसे, बगैर इंतखाबी निशान के कैसे कहेगी कि आप हमारे उम्मीदवार हैं?
नहीं, सवाल तो ये है कि ये अभी तो बल्ले का निशान हमारे पास ही है ना। ये अब सुप्रीम कोर्ट सुबह हियरिंग लगी है, वहाँ ये बात होगी तो इंशाअल्लाह ताला। वैसे मैं आपको बताऊं कि केस की मेरिट की जहां तक बात है, लीगैलिटीज और मेरिट को अगर सामने रखें तो इट्स अ जीरो केस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस ऐसे केस को सुनने के काबिल भी ये केस नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने को और ज़्यादा मुतनाज़ा नहीं बना रहेगा। हम एक तो माजी में भी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा रहे, 143 इंतखाबी निशान ऐलान करें, सिर्फ तरीके इंसाफ का नहीं दे रहा। चलें, उनके चेयरमैन नाअहल हैं, जेल में हैं, लेकिन बाकियों ने क्या कसूर किया है? ये असल बात ही है ना जी। आप देखिए ना, वो 1988 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रख लीजिए, बेनज़ीर भुट्टो केस। 89 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बेनज़ीर भुट्टो केस। फिर उसके बाद 93 का सुप्रीम कोर्ट जो नवाज शरीफ की बहाली का केस था। इन सब में उन्होंने कहा है, आर्टिकल 17 को सामने रखते, जहां राइट ऑफ एसोसिएशन है, जिसके तहत आपको आपके फंडामेंटल राइट में शामिल है कि पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हैं और उसका काम सिर्फ पार्टी बनाना नहीं है, वो इंतखाबात में हिस्सा लेना है, और वो राइट टू फ्रेंचाइज जो है, वो लोगों के हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, और वो पार्टिसिपेशन जो है वो सारी शामिल है उसके अंदर। और वो राइट जो है, इलेक्शन सिंबल का इस तरह से राइट को स्नैच करके ले जाना, इट अमाउंट्स टू स्ट्रिपिंग ऑफ। आप किसी पार्टी को, उसके नुमाइंदगान को, उस पार्टी के मेंबरान को आप जो है वो वोट के हक से सिर्फ महरूम नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टी को महरूम कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है उन केसेस के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्ररी एक्सरसाइज है कि फंडामेंटल राइट्स को एक आदमी जो है आर्बिट्ररी एक्सरसाइज करके स्नैच नहीं कर सकता, कि आप किसी एक बुनियाद के ऊपर बनाकर वो कहेंगे ये आपको सिंबल ही नहीं देते आप। सेकेंडली, उनका इतराज क्या है? इलेक्शन कमीशन का इतराज यह है कि जो इलेक्शन करवाए हैं इसने, इंटर पार्टी इलेक्शन, ये नहीं कहते हैं कि वो इलेक्शन गलत हुए हैं। वो कहते हैं ये इलेक्शन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था अंडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वो ही वाज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड, वो गलत तरीके से बना दिया इन्होंने। अब इसकी बुनियाद के ऊपर आप पूरे इलेक्शन को कालादम करार दे के आप सिंबल वापस ले सकते हैं उसका। ये तो एक ऐसी एनोमली है और ऐसा तमाशा लगाया है इन्होंने। ठीक है, ओवैस साहब बड़े सीनियर सीजन्ड माहिर कानून है, और उनका कहना है, और एक गालिबन कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, तो जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने कदम करार दे दिया था, इलेक्शन कमीशन का फैसला शायद कोर्ट के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें इंतखाबी निशान यानी तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।